एग्जाम्पल 16 ने किया था, हो गया था, हो गया था। चलो गुड। इसमें मैंने आपको कहा था कि दो वैल्यूज हैं, दोनों में से जो कॉमन निकलती है, बेटा इसको इधर कर लो। एग्जाम्पल 16, इसमें आपकी k की दो वैल्यूज आती थी। आप इसमें रेशियो यूज करते हो k/12, 3/k, -k, -3, then you have -k, a1/a2, b1/b2, c1/c2 for infinitely many solutions। जब हम ये रेशियो फॉर्म करते हैं तो हमारे पास इन दो रेशियो से आता है k² is 36, k is equal to +-6। जब हम इन दोनों के साथ रेशियो फॉर्म करते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3k is equal to k² -3k, राइट। तो यहाँ से आ जाता है k² -6k equal to 0। दिस इज वन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। k² जहां पर आ गया वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो आगे चैप्टर नंबर 4 है, उसमें प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। बट नाउ यू जस्ट से k कॉमन लिया, k -6 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो या तो k की वैल्यू 0 है या k की वैल्यू 6 है। समझ में आ गया। ये चीज जो है इसको जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं। दैट यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, देखो दो नंबर्स कौन से हैं, k और k -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो जीरो प्रोडक्ट कब आता है, जब दो नंबर्स में से एक नंबर क्या हो, 0, कम से कम एक नंबर 0। तो या तो ये वाला नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। अगर आपको k को 0 रखना है तो डायरेक्टली k की वैल्यू इनपुट क्या करेंगे, 0। अगर मुझे k -6 को 0 बनाना है तो मैं k को क्या वैल्यू दूंगी, 6। समझ में आ गया। तो v से either k is equal to 0 और k is equal to 6, दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है, दोनों इकट्ठी एक साथ नहीं हो सकती कि k 0 भी है 6 भी है, या k 0 है या k 6 है। ठीक है। फिर हमने इसको और इसको मिला लिया। आपने इन दो रेशियोज को कॉपी किया है ना, फिर आपने इन दोनों को लिया, राइट। अब इसको और इसको भी ले सकते हो। तो अगर मैं लेती हूँ, ये आ जाएगा k/12 is equal to k -3/k, k² is equal to 12k -36। इसको अभी फिलहाल मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज सच अ इक्वेशन, ये जो चीज है ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक में आती है। और हम क्लास 9 में दोबारा से अगर जाएंगे तो एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, अभी लास्ट के टर्म में किया होगा, इसलिए याद भी होगा, थोड़ी यादें, पॉलिनोमियल्स है ना। तो उसमें एक टॉपिक था जो कभी समझ नहीं आता, फैक्टराइजेशन, जिसको देखकर डर लगता है ना। और एक है k² -12k डिवाइड दी फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करना है, इसमें फॉर्मूला सारे याद करके दबा दे। k² -12k + 36 क्वाड्रेटिक, हाँ जी बिल्कुल। ये इजी होते है ना, पर उस टाइम समझ नहीं आता क्योंकि हम 9th में होते हैं। जब 10th में आते हैं ना तो फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया ये, राइट। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट होकर हमें सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, 6 6 और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये k -6² बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया, a² - ab + b²। हमने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल देखा तो हमें पता है कि हमने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो 2 फैक्टर्स ऑफ 36 जिनका सम हो -12, जब आप इसको चेक करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, k -6² तो हमने तीनों ही रेशियोज को लेकर हर पॉसिबल वे से k की वैल्यू निकाली। ठीक है। अब देखो इन वैल्यूज का मतलब क्या है, दैट यू हैव k² इक्वल्स टू, ये दोनों रेशियोज कब इक्वल होगी आपस में, या तो k +6 हो या k -6 हो। ये दो रेशियोज कब इक्वल होगी आपस में, या k 0 हो या k 6 हो। और ये वाली दो आपस में कब इक्वल होगी, या जब k 6 हो। तो तीनों में से k की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, k की एक वैल्यू तो तीनों में से आ रही है, आंसर जो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है वो है k = 6 एंड दैट इज माय आंसर। कि जब k की वैल्यू 6 होगी तब ये दो भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल होगा। ये क्वेश्चन था फॉर इनफाइनाइट
infinitely many solutions. मैंने आपको कल करवाया था that you have all the three ratios equal, then you have infinitely many solutions. समझ में आ गया? All three ratios equal for infinitely many solutions. समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो ये अगर हमारा क्वेश्चन हो गया है तो अब एक्सरसाइज 3.5 क्विकली इसको सॉल्व करेंगे आप. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1. 1 और 3 करवा दिया था, सेकंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. हाँ, क्वेश्चन 2 इसने छुड़वा दिया था क्योंकि इसमें फिर से क्वाड्रेटिक फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ही बनती है. कौन कौन एब्सेंट है आज? आरुष, काशिफ, कन्वर. कन्वर क्यों नहीं आ रहा? कि नहीं आएगा? स्कूल आ रहा? स्कूल आ रहा? श्रेयांश नहीं आ रहा? कन्वर, काशिफ और आरुष. आरुष क्यों नहीं आया? हाँ, पर अभी क्यों नहीं आया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. देखो इसमें क्या है? 2x plus 3y is equal to 7. Then you have a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. ठीक हो गया? हमारे पास ये दो इक्वेशन है. हमें चाहिए क्या इसमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. पहले हमें लिखना है कि हमें चाहिए, यहाँ पे दिया क्या हुआ है? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. रेशो क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसके बाद चाहे आप लिखो कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, लिखो चाहे ना लिखो, आपने डायरेक्टली रेशियो फॉर्म करनी है. दिस मींस 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इज ऑन राइट हैंड साइड, दूसरी वैल्यू में भी कांस्टेंट टर्म इज ऑन राइट हैंड साइड. तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे. कोशिश ये होती है कि दोनों की दोनों टर्म्स जो हम ले रहे हैं a1 b1 c1 c2, राइट, a1 a2 b1 b2, वो सभी एक साइड पर हो, राइट. लेकिन जो टर्म जिस साइड पर है उसका साथ में वाला, उसका साथी जो है ना, उसी साइड पर होना चाहिए. यूजुअली कांस्टेंट टर्म में प्रॉब्लम आती है. तो कांस्टेंट टर्म अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरी को भी वही ले जाओ. अगर एक आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है तो दूसरी भी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए. तो ये हमारी कंडीशन बन गई है ना. अब हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर लो, राइट. फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो. समझ में आ गया? हम ये हमारी फर्स्ट 3 रेशियोज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. पहले हमने फर्स्ट 2 रेशियोज को इक्वेट कर लिया. which is 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b. We will cross multiply 2a plus 2b 3a minus 3b. समझ में आ गया? फिर a की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया. मैं इस a को यहाँ ले गई, इस b को यहाँ पर लेकर आ गई. तो ये हो जाएगा 3a minus 2a 2b plus 3b. क्या बन जाएगा ये? a is equal to 5b. a is equal to 5b, राइट. तो ये अब आप लीनियर इक्वेशंस कर रहे हो, तो ये मैंने क्या निकाला है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b. a की वैल्यू निकाली है, a इसकी इक्वल है b का 5 टाइम्स है. समझ में आ गया? ऐसे ही आप
सेकंड और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर लो, which says 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. इन्हें क्रॉस कर लिया हमने, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई देखो समझ में आ रहा है ये? इक्वेशन से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है समझने वाला। अब ये तो प्लस माइनस की हमारी कैलकुलेशन है, we need to multiply accordingly 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b। a b सब इकट्ठे कर लिए एक तरफ, तो ये आ जाएगा 2a minus 4b minus 6 equal to 0। एक इक्वेशन ने कहा a की वैल्यू है 5b के इक्वल, दूसरी कुछ चीज हमारे पास लेके आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 5b। अब तक तो समझ में आ गया ना इतना? हम इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस चाहिए। तो एक इक्वेशन कह रही है a इक्वल टू 5b, दूसरी इक्वेशन कह रही है 2a minus 4b minus 6 इक्वल टू 0। सो वी पुट a इक्वल टू 5b, तो ये हो जाएगा 10b minus 4b minus 6 इक्वल टू, समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ 5 पुट किया, 2 से मल्टीप्लाई होकर तो 10 हो गया। आपको अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन डू लाइक दिस, करना यही चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो a की जगह मैंने पुट किया 5b, ये 2 into 5 10b minus 4b 6b minus 6 equal to 0। तो यहाँ से क्या हमें क्लियर है कि b इक्वल टू क्या होगा, राइट? b की वैल्यू क्या आ गई 1, कितना चलो समझ में आ गया हमें? ये इक्वेशन सॉल्व किया हमने। अब आपकी b की वैल्यू आ गई, तो a क्या होगा 5, because a is equal to 5b, b is 1। a जो है b का 5 टाइम्स है, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यूजुअली इससे आंसर आ जाता है। कभी कभी टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वेट कर लो, तो उससे अच्छा मैं कहूंगी क्या करो, a और b की वैल्यूज पुट कर लो, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहां से अब आपको क्या करना है, वेरीफाई। इस वाले क्वेश्चन में एक बात पल्ले बांध लेनी है कि आपको वेरीफाई जरूर करना है, बिकॉज़ समटाइम्स इट सेज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू जो आपने निकाली है तो पॉसिबल नहीं है। आ गई ठीक है, उससे क्या होगा, दो रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तीसरी नहीं इक्वल होगी। समटाइम्स दोस क्वेश्चंस आल्सो एग्जिस्ट। कुछ नहीं करना, चुपचाप से a और b की वैल्यू डाल दो। ये देखो मैं अब डालूंगी अगर वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 upon 5 minus 1 4, है ना, 3 upon 5 plus 1 6, 2 7 upon 3a plus कितना होता है, 3a is 15 plus 1 16 minus 2 बस काम खत्म। समझ में आ गया? हमने a और b की वैल्यूज पुट की और कहा कि क्या तीनों की रेशियो सेम होती है, हो रही है ना तीनों की रेशियो सेम, 2 upon 4, कैसे समझ में आ गया, राइट? तो तीनों की रेशियो सेम हो रही है, दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, b इक्वल टू 1 a इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया इतना? सेकंड पार्ट में चलो देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, हाँ वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये हमें अब दिया हुआ है 3.5 which says for which value of k the following pair of linear equations have no solution। पहले तो आप लिखोगे अपनी लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1।
फिर हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन हमारा कंडीशन क्या होता है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। समझ में आ गया? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but it's not equal to C1 upon C2। 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1 not equal to 1 upon 2k plus 1। जरूरी चीज होती है क्या वैल्यू जो इक्वल कर देगी, क्या नहीं होनी चाहिए वो अलग बात है, ठीक है? क्योंकि आप इसको और इसको इक्वेट कर देते हो। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने A1 by A2 और C1 by C2 को इक्वल कर दिया और इस वैल्यू के साथ B1 B2 इक्वल नहीं होता, तब भी आपका यूनिक सॉल्यूशन ही है। आपका मेन मकसद है कि आपको x और y इकट्ठे एलिमिनेट नहीं करने। कांस्टेंट टर्म का एलिमिनेट हो जाए क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, दैट मींस वो इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है, आपस में लाइंस पे इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, राइट? तो हमारा मेन मोटिव है कि हमें कोएफिशिएंट्स को, जो हमारे वेरिएबल्स है, उनको सेम नहीं करना कि नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में वही खत्म हो गए, दोनों के दोनों इकट्ठे खत्म होंगे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 into k minus 1, this means 3 equal to 3 into k minus 1, 1 into 2k minus 1, 3k minus 1, है ना? 3k minus 3। ये गलती क्यों होती है फिर? अगर मैं करूं तो फटाफट पकड़ लेते हो, अपनी गलती क्यों नहीं पकड़ते हो? ये गलती नहीं करनी है, सच में कह रही हूँ, हो जाती है, पर ध्यान रखना है whenever you multiply binomial with a number which is outside the brackets, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती है और साइन भी चेंज होता है। अगर ये माइनस होता तो आप -3k + 3 लिखते। ये सारी जो गलतियां होती है ना वो बता रही हूँ, उसका ध्यान रखना है। k = 2 कि जब k इक्वल होगा ना, ये दो रेशियोज आपस में इक्वल होगी, ठीक है? तो इक्वल क्या भी देखते हैं, ये क्या होगा 3/3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, बिल्कुल इक्वल होगी। अब तीसरी वाली जब k = 2 है तो क्या बन जाती है 1/5, बिल्कुल इक्वल है, राइट? सो k = 2 इज अ वैलिड वैल्यू। समझ में आ गया? k = 2 इज अ वैल्यू व्हिच इज पॉसिबल। आप जो नॉट इक्वल टू चेक करते हो ना त्रिषा, वो यूनिक सॉल्यूशन में इन दोनों के लिए चेक करते हो, राइट? यहाँ पर इसको चेक करो चेक ना करो, क्योंकि आपने इन दोनों को इक्वल नहीं करना, ठीक है? जिसमें आप लिखोगे 2k + 1 = k - 1, आप लिखोगे k ≠ -2। फिर जब ये k ≠ -2 होगी तब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। मैं क्या कर रही हूँ, इनको इक्वल ही कर दिया आपने, है ना? और ये अनइक्वल होगी उस वैल्यू से, तब भी आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमारे लिए मेन हमारा होता है कि A1 A2 ना हो, तो ये चीज हम यूजुअली चेक नहीं करते। आपकी टीचर कहती है ठीक है, वो एक टीचर का स्पेसिफिक करना है तो आप कर सकते हो, पर उसका कोई लॉन्ग टर्म हमारा बेनिफिट नहीं। इनफाइनाइटली में हम तीनों लेते हैं बिकॉज़ तीनों ही रेशियो सेम करनी है हमें, और यूनिक में पहले दो रेशियोज हमें इक्वल बिल्कुल भी नहीं करनी, तो उसमें हम ये चीज लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा कि जब k 2 के इक्वल होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू हो गई तो इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो गया। ये लाइन कौन सी बन गई, कैसी वाली लाइंस बनेगी ग्राफ में? पैरेलल लाइंस। लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली रेलवे ट्रैक्स बिल्ड करती हूँ, k की वैल्यू 2 देकर रेलवे ट्रैक्स बिल्ड करती हूँ, तो कर सकती हूँ? यस, बिकॉज़ दे ऑलवेज बी पैरेलल, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ट्रेन चल रही है, अगर मैंने पाथ डिसाइड कर दिया दो ऑब्जेक्ट्स का, तो विल दे कोइंसाइड, विल दे एवर क्लैश ईच अदर, आपस में टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। समझ में आ गया? इस हम दो इक्वेशंस में k की वैल्यू को 2 फिट करके I can give path to two objects and I will know for sure that these two objects will never cross each other, they will never have an accident, they will never crash. समझ में आ गया? each other। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है कर लो, वैसे तो ये करवा चुकी हूँ मैं। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। इन एनी केस ना हमें परसों तक के चैप्टर खत्म करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्सडे तक करके पॉलिनोमियल से आपका स्टार्ट कर दूं ताकि स्कूल से मैच कर जाए, एंड इन केस आपका कभी ये फाइनल्स में, इस पेपर्स में, एग्जाम्स में आता है तो आप कवर कर सकते हैं। तो उनको करवाना शुरू कर दिया ना, उनको कह रहे हैं तो हो जाता है, उसमें कुछ खास है नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही समझानी है और डिविजन है जो हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग इज कि इतना कुछ होता है तो लगता है कि क्या आ गया एक्सरसाइज में, राइट? अगर पेपर में आता है ना, अच्छा इसके अलावा कुछ और करवा रहे हैं तो पेपर में आएगा अप्रैल 20 वाले पेपर में, उसके बाद मई में तो हम देख लेंगे ना, आपके नए पेपर होते हैं जून में होते हैं ना, हाँ, तो तब तक तो तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा जितना, बिकॉज जून जुलाई भी क्लासेस होती है। हाँ वो तो है बेटा। तो मेरा आपका मेन टारगेट जो केवीएम और बीआरएस सेक्रेड हार्ट का अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स जो एग्जाम है ना वो है, उसका सिलेबस हमारा पूरा होना चाहिए। हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो क्या फायदा है, पढ़ भी रहे हैं, दिमाग भी खपा रहे हैं और सिलेबस ही पूरा नहीं कर रहे। तो आप मुझे अपडेटेड रखोगे, जहां से जो न्यूज मिलती है स्कूल में ये चैप्टर आएंगे, मैं स्पीड अप करके जैसे मर्जी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके एक बार खत्म करवा दूंगी। टेस्ट तभी मैंने आज होल्ड पे रख दिया कि टेस्ट ना लेके काम पूरा करवा दूं, क्लास में कुछ ना कुछ पूछ लूंगी आपसे, समझ में आ गया ना? अभी पूछ कर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर, पूछ कर देखो, चलो चलो अब ये समझाएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछ ही रही हूँ, ये तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम ही है। चल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी सबको सुनना चाहिए, पढ़ो भाई। हॉस्टल चार्जेस, होटल हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हाँ one has taken food in the mess, then the student takes food for 20 days, has to pay ₹2,000 as hostel charges, whereas the student who takes food for 26 days pays ₹180 as hotel charges. The hostel charges takes the charges and the cost of food per day. Find the fixed charges and the cost of food per day. हॉस्टल चार्जेस मतलब किसी भी अगर इंस्टीट्यूट के बने हैं तो वो किस तरह से कैसे बन रहे हैं, कुछ तो फिक्स्ड अमाउंट है और कुछ है कितने दिन फूड लिया, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। तो रिमेनिंग क्या है, फूड चार्जेस। ठीक है कि इतना तो फिक्स खर्चा दे दो, बाकी जितने दिन आप खाना खाओगे, जितने दिन आपके मेस में लगेगी, मेस चार्जेस होते हैं, तो उतने दिन आपका फूड आ जाएगा, उतना उतने आपके हॉस्टल चार्जेस बन जाएंगे पर मंथ के। ठीक हो गया? तो हॉस्टल चार्जेस को दो पार्ट में किया है, क्या क्या है, फूड चार्जेस जो पर डे के हिसाब से है, पर वीक या पर डे के हिसाब से, और दूसरा क्या है, फिक्स्ड चार्जेस। तो हमारी इक्वेशन या चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब हमारे दो वेरिएबल्स मिल गए हमारे, हम क्या लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्जेस। अब ये इक्वेशन सॉल्व होगी ना और वो माहिम सॉल्व करके दिखाएगा। नहीं मैं को क्यों नहीं आती? लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X। तुम क्यों बोलते हो फिर फंसते हो और फिर कहते हो नहीं। हाँ तो वही करवाना है, उसी से सॉल्व करनी है, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, वो तो कर लोगे। हाँ तो फिर वही तो कह रही हूँ, लेट द फूड चार्जेस और मेस चार्जेस जो भी लिखना है पर डे, लेट द फूड चार्जेस पर डे क्या लिख लोगे, ₹Y। एक स्टूडेंट ए है, उसने कितना पे किया, ₹1000 कितने दिन के लिए, 20 डेज के लिए। एक स्टूडेंट बी है, उसने फूड लिया है 26 डेज के लिए और उसने पे किया है 1180। देखो दोनों ही बच्चों के फिक्स चार्जेस तो सेम होंगे, आपस में बात करेंगे यार इतना तो देना ही है, पर आई हैव टेकन फूड फॉर 20 डेज, तो मुझे ₹Y पर फूड या पर डे के हिसाब से चार्जेस लगे हैं। दूसरे को 26 डेज के ₹Y पर डे के हिसाब से चार्जेस लगे। तो अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, दिव्या बताओगे कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी? 20x होगा, देखो पर डे वाला चार्ज कौन सा है, Y, और डेज कितने हैं 20। तो जो वेरिएबल चार्ज है या पर डे वाला चार्ज है 20 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 20Y। ठीक है, और उनको क्या देना है साथ में, फिक्स चार्ज। तो क्या हो जाएगा, x + 20Y इज इक्वल टू 1000। समझ में आ गया? हाँ अब श्रेष्ठ बताओ दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? बिल्कुल, x + 26y इज इक्वल टू 1180। पर डे
पर डे के बच जाएगा, है ना, डेज में जाएगा। और जो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव पूरा महीना लो, एक दिन खाना मत खाओ, बिल्कुल खाना ना खाओ, ठीक है, नेक्स्ट में, राइट। तो इसका मतलब है आपके फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही है। वेरिएबल होता है मोस्टली हॉस्टल्स का, ये रूल होता है व्हेनेवर यू स्टे इन अ हॉस्टल इन कॉलेजेस, जब आप रहते हो तो आप क्या होता है कि कभी आपको अगर नेक्स्ट में फूड नहीं लेना है तो अगर आपने लिया है आपको उस दिन का चार्ज पड़ेगा। जब भी आप खाना खाने जाते हो तो आपकी प्रेजेंट वहां लग जाती है और होता है कि चलो इस दिन आपने खाना खाया तो इस दिन के चार्जेस होंगे। द डे यू आर नॉट मार्क्ड प्रेजेंट इन द मेस दैट मींस आपको चार्जेस नहीं लग सकते। सबके चार्जेस अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। समझ में आ जाइए। अब आप सॉल्व करो, चलो कर लिया, चलो बताओ आंसर। हाँ ठीक है, वो पहले 400। अब हम करेंगे इसको कौन से वाले मेथड से, एलिमिनेशन से। अब नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस भी फॉर्म कर लो, चलो। -6y is equal to -180 y is equal to 30. Now we'll say put y equal to 30 in any one of the equations. X plus 20 into 30 is equal to 1000. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो अब हम बाद में एंड में लिखेंगे let the fixed charges be rupees, so therefore the fixed charges are rupees 400 and the food charges per day are rupees 30 per day. लास्ट में ना इतना सब करने के बाद प्लीज लास्ट में ना ये चीज लिख देना, इसमें आलस नहीं करना। इतना क्वेश्चन सॉल्व किया और ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको लिखना है that therefore the fixed charges is equal to rupees 400 and food charges, कुछ नहीं है, 4 वर्ड लिखने हैं आपने, rupees 30 per day and that's it। इसको आंसर मार्क कर लेना, किसी भी पॉइंट पे आपके मार्क्स से ही कहेंगे। Why I asked you to highlight this because sometimes या most of the time steps को बाद में देखेंगे आंसर सही निकाला है कि नहीं। अगर आपने आंसर सही निकाला है तब हम स्टेप्स देखेंगे, चलो ठीक है स्टेप्स देखो बच्चे ने स्टेप्स क्या किए। जब आंसर ही गलत निकाला होगा तो फिर स्टेप्स भी देखना नहीं है, राइट। तो समटाइम्स वी सी द आंसर होंगे, कभी कभी कोई चीज आपने बाई चांस कुछ गलत लिखा हो या कुछ भी किया हो तो स्किप हो जाता है, चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि अगर आंसर सही निकाल लिया बिना चीटिंग के, है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं स्टेप्स भी सही होंगे। तो टीचर के पास कोई भी एक एक्सक्यूज नहीं होगा मार्क्स कट करने का, कि हमें क्या पता था एक्स वाई निकाले, मुझे क्या पता एक्स वाई क्या है, राइट। आपको लिखना होगा फिक्स्ड चार्जेस एंड फूड चार्जेस। समझ में आ गया, वो आधा नंबर नहीं कटेगा, वरना वो टीचर के हाथ में होता है, वो काट सकती है। समझ में आ गया इतना। चलो सेकंड पार्ट कर लिया था हमने। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये तो इजी है, चलो लिख लिया सबने, ये लिखो और सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दो। फ्रैक्शन के लिए आया था तुम वासु तो बहुत एक्टिव होता है, तो वैसे फिर क्या हो गया, स्टूडेंट लाइफ अब तो अपनी वो लाइफ आ गई है, बिफोर कोविड वाली क्लास की ऑफलाइन वाली क्लास करना, अब ऑनलाइन वाली नहीं है ना। ऑनलाइन कोर्स तो पता लगता है 5 मिनट पहले वो तो राइट सिस्टम है ना, अब तो 7:15। हाँ बहुत बढ़िया तो हाँ देखो जो भी चांसेस हैं आपकी पढ़ाई तो रहेगी रहेगी, है ना, कुछ भी कर लो, 10th तो 10th ही है, पढ़ाई पढ़ाई होगी, मैथ्स मैथ्स होगा, साइंस साइंस होगा, पढ़ना तो हमें है ही है। और जहां भी ना ऑफलाइन पेपर, है ना, काम तो यही होना है। देखो आप प्रिपेयर हो चुके हैं, नहीं कौन सा आपका फाइनल्स की ये वाला, चलो भाई सेकंड पार्ट मैंने कहा था ना, बस करो ये बाहर जाके बातें करना। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हमारे दो वेरिएबल्स क्या होंगे, फ्रैक्शन क्या होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नहीं वो दो वेरिएबल्स शो क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर एक्स और वाई तो होता है ना, लेट द न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x अपॉन y,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है when 1 is subtracted from numerator it becomes 1/3 and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. ये दो इक्वेशंस बन गई. आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया from the numerator, fraction becomes 1/3. ये xy था, x और y था, -1 किया तो ये फ्रैक्शन हो गई 1/3. आपने y में 8 ऐड किया और फ्रैक्शन हो गई 1/4. तो मैंने आपको ये भी बताया था जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस. तो दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन डिफरेंट वाली हमारे पास बन गई. इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 3x minus 3 is equal to y, 4x is equal to y plus 8. आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो. यहाँ क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर लें. y की वैल्यू है, आई सब्स्टिट्यूट, 4x is equal to 3x minus 3 plus 8 है ना. मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका एलिमिनेशन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट भी कर लूं तब भी आंसर वही है. अगर मैं एलिमिनेशन करूंगी तब भी मेरा आंसर इजीली ही आएगा. तो यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x 4x, अब ये 3x जाएगा उस साइड पर तो बन जाएगा x minus 3 plus 8 5. x की वैल्यू क्या आ गई 5. ये 3x minus 3 जो उठा कर यहाँ डाल दिया, ये देखो y था ना, और ये भी y है. y में यहाँ क्या लिखा हुआ था 3x minus 3. तुमने ये वैल्यू उठाकर मान ली, इसे हमें कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना. तो यहाँ से अब मेरे पास आ गया 4x equal to 3x minus 3 plus 8. एक सिंगल वेरिएबल है. अब हम क्या करते हैं, x को इकट्ठा करेंगे, तो ये वाला x उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा ये -3x, और ये -3 plus 8 क्या बन जाएगा 5. तो ये 4x minus 3x कितना होता है 1 होता है, x होता है इक्वल टू 1 x होता है. ठीक हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई. तो पुट द वैल्यू ऑफ x as 5 in any one of the equation. जहां पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है उससे भी, उसमें भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो. y is equal to 3 into 5 minus 3. तो y की वैल्यू क्या आ गई 12. So numerator is 5, denominator is 12. फ्रैक्शन क्या है हमारी 5/12. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखकर मत छोड़ देना. क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन फॉर्म नहीं की, एक नंबर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा. ठीक है, ध्यान रखना है. उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर. उसने कहा है फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन आपकी 5/12 है. 5 अलग से 12 कहीं और हो, 5 कहीं और हो, वो नहीं है. राइट, तो आपको इस चीज को लिखने के पूरे एक नंबर हो जाते हैं लास्ट का आंसर हमें लिखने के, और इसका आधा नंबर या 1 नंबर तो कहीं नहीं गया, कट जाएगा. और वो बात होती है कि सारा पेपर आता था, पता नहीं कहाँ मार्क्स कम हो. राइट, चलो नेक्स्ट आओ. क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. होपफुली कर लिया था, वेरीफाई भी कर लो. आपने -1 किया 4/3 1/12. आपने इसमें 8 ऐड किया 5/20 1/4. ठीक हो गया. आपने इस फ्रैक्शन को अपने स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई भी कर लिया. राइट, अब आ जाओ थर्ड पार्ट. क्या हो गया सक्षम, क्या हो गया, करना चाहिए. वेरी गुड. ठीक है, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 be deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, तो अब उसने कहा है कितने questions टेस्ट में थे. कुछ सही थे, कुछ गलत थे. मार्क्स सही के मिल रहे हैं, गलत के कट हो रहे हैं. गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग है. तो इसमें वेरिएबल्स क्या लूंगी, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x. लेकिन x को शो क्या करेगा, x और y तो वेरिएबल हम लेंगे, x शो क्या करेगा
मैंने कहा x, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं x, नंबर नंबर नंबर। कितने क्वेश्चन सही है? 5। कितने मार्क्स मिले उसके? 15। ठीक है, तो 3x नहीं लेंगे, मैंने नंबर ऑफ राइट आंसर लिखा। नहीं समझ पाया? टोटल क्वेश्चन मान लो अगर पेपर में 10 है, तुम्हारे 7 सही है, 3 गलत, तुम्हारे मार्क्स क्या होंगे? तुम्हारे सही के 3 मार्क्स है प्लस गलत पे -1। तो तुम इस 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तुम पहले थोड़ा ना कह दोगे मेरे 21 मार्क्स है या मेरे 21 क्वेश्चन है। तो मैं आपको कह रही हूँ कितने सही आंसर दिए हैं मैंने, आप कहोगे 7। कितने मार्क्स मिले उसके? 21। आपको मैं पूछ रही हूँ कितने राइट आंसर्स हैं, तो आपने कहा मुझे नहीं पता कितने हैं, तो दैट सेड लेट अस टेक दैट नंबर टू बी x. Now how much marks are scored for those right answers? It would be 3x. समझ में आ गया? Let the number of right answers be x. Let the number of wrong answers be equal to y. ठीक है, हमने क्या तो दिया, वेरिएबल x और y लेंगे, लेकिन x और y शो क्या करेगा हमें वो साथ में लिखना है। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखना होता इसमें। आपका फर्स्ट केस है 3x प्लस y। हाँ जी बिल्कुल, प्लस y, क्योंकि गलत आंसर के भी मार्क्स मिल रहे हैं जी। अच्छा गलत किया 1 मार्क को ले लो, मैंने तो किया। हाँ, तो 3x प्लस y होगा 3x माइनस y। नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। नेगेटिव कितना है? -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आपने y क्वेश्चन रॉन्ग किए तो -1 हो गया, और इसको करके आपको मिले 40 मार्क्स। ठीक है, दूसरा है 4 मार्क्स होते हैं अगर राइट आंसर के। एवरी राइट आंसर बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन। ऐसे ही आपका इनकरेक्ट के लिए कितना डिडक्ट होता? 2 मार्क्स। तो हम करते हैं -2y, तब उसको क्या मिलता? 50 का स्कोर मिलता। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, सॉल्व कर लो। तो आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड। 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -30। x की वैल्यू आ गई 15। इतना क्लियर है हमें? x की वैल्यू आ गई 15 यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू 15 आ गई है, पुट x एज 15, 3 into 15 minus y is equal to 40, 45 minus 40 is y, y की वैल्यू आ गई 5। नंबर ऑफ राइट आंसर्स 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 5। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछता है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 15 plus 5 is equal to 20. टोटल निकालना है ना, पेपर में 20 क्वेश्चन है, 3 सही है 3 गलत है, 60 सही है। पेपर में तो 10 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन में से 15 सही करके आया, 5 गलत करके आया। अटेम्प्ट नहीं करना पूछ रही, अटेम्प्टेड नहीं पूछ रही, अटेम्प्टेड 20 है। पेपर में आए भी कितने हैं? 20। अटेम्प्टेड नहीं काफी, दिस बार 20 बार अनअटेम्प्टेड ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो वो चीज हमने काउंट ही नहीं की है। क्या समझ नहीं आया इसमें? ये मार्क्स थोड़ी ना थे, तो मैंने नंबर कहा था, नंबर कहा था ना ये, इसीलिए 15 + 5 20। मार्क्स तो ये थे, ये मार्क्स थे। ठीक है, चलो अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 4-5 बार समझोगे तब समझ में आएगा। पहली बार समझना, इसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आता भी है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन स्पीड 2 cars मूविंग, इंपॉर्टेंट भी है। और ये एक लॉकर क्वेश्चन है, इसमें नंबर चेंज करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट इसका यही रहेगा। लिखिए सबने ये वाला थर्ड पार्ट, समझ में आ गया? कुछ रहता तो लिख लो एंड स्टार्ट रीडिंग फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इसका रीड करना शुरू करो। Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A, another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of 2 cars? Time, speed, distance के क्वेश्चन जितने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, अगर समझ में आ जाए उतना ही इजी होता है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ना
आप एक बात पल्ले बांध लेना कि हमारी एक बात या एक फॉर्मूला, क्योंकि सबसे मुश्किल पता है इजी होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक ही फॉर्मूला चलता है, इसीलिए इसको इजी मानते हैं। इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वही नहीं समझ में आता, इसलिए मुश्किल होता है, राइट। तो हमेशा जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, आप देखोगे आपका इक्वेशन इसी फॉर्मूला के साथ बन रही है, या आप स्पीड लेकर चलोगे या आप डिस्टेंस या टाइम। अब ये क्वेश्चन कहता है कि दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, पहले सब समझ लो। दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इनको एक स्ट्रेट रोड, बिल्कुल जैसे एक एंड है यहाँ से एंड है, एक स्ट्रेट रोड इसको ज्वाइन कर रही है, उसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब एक कार यहाँ खड़ी है, एक कार बी पे खड़ी, ठीक है। सेम टाइम, मतलब 9 बजे का टारगेट रखा हुआ है कि 9 बजे दोनों इकट्ठे ही निकलेंगे, राइट। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम का मतलब कि ये जो ड्राइवर है इसका उधर है, ये कार ऐसे जा रही है, तो इस वाली कार को भी कहाँ जाना है, इधर, in the same direction. And if I am going north, the other car will also go towards north. If I am going towards east, the other car will also go towards east. Direction same होने का मतलब ये हुआ। तो ये कार जा रही है इधर और ये भी कार जा रही है इधर, तो तब ये जाकर कहीं मिलते हैं, जब कहीं आपस में ओवरटेक करती है कार की, वो हो रहा है 5 घंटे के बाद, है ना। They meet in 5 hours. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बी थी कार और यहाँ पर एक, हाँ एक की स्पीड ज्यादा, बिल्कुल सही है, और बी की कम है, और हाँ हाँ, और एक और बात है कि अब तुम क्लास से बाहर भी निकल सकते हो, है ना। जिसको पता है ना उसके लिए बोला है, वो समझ भी गया होगा, और तुम्हें समझना है तो तुम भी जा सकते हो। सो यहाँ से ए की स्पीड और बी की स्पीड हमें दी हुई है, दे बोथ स्टार्ट इन द सेम, दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखो अगर दोनों सेम ट्रैक पे ऐसे चल रहे हैं और आगे भी रोड स्ट्रेट है, तो इसी रोड पर आगे जाके मिलेंगे। अच्छा, क्या ए और बी दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, विल मीट एट दिस स्ट्रेच, कभी इस स्ट्रेच पे कोई मिलेगा ए और बी पे, क्योंकि बी पर से आ गई है, ठीक है। तो अब आते हैं कि मान लो ये पॉइंट सी पर आकर मिलते हैं, पॉइंट सी इज द मीटिंग पॉइंट, हो गया। तो बी कहां से गया है, फ्रॉम बी टू, ये वाली कार कितना ट्रैवल किया है, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी ये वाली कार ने ट्रैवल किया है, कार बी ने, ठीक है। कार बी का टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, बी से स्टार्ट किया सी पे पहुंचे, कितने टाइम में, देखो क्या लिखा हुआ है 5 आवर्स। तो बी और सी ने बी को सी तक पहुंचने के कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। अब आओ कार ए, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहां से शुरू करके फिर ये सी, ए टू सी। कार ए हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू सी, कार बी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम बी टू सी, और कार ए ने भी कितना टाइम लगाया है, 5। इतना समझ में आ गया, कार ए ने भी लगाया है 5 घंटे। अब दोनों का टाइम तो सेम है ना, और इससे पहले बता दें कि स्पीड तो एक ही ज्यादा होगी, है ना, तो दोनों के डिस्टेंस में फर्क होगा, है ना। सेम टाइम के लिए मैं 40 की स्पीड पर चल रही हूँ, दूसरा 30 की स्पीड पर चल रहा है, राइट। तो हमारे डिस्टेंस ट्रैवल में डिफरेंस आएगा। तो क्या हम बता सकते हैं कि किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, ए ने या बी ने, ए ने कवर किया है ना। हमारा डायग्राम भी वही कहता है कि ए ने डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर किया होगा, 100। समझ में आ गया। तो इसमें हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें हमें देखो लास्ट में क्या होगा, फाइंड द स्पीड। तो हम अपने वेरिएबल को भी क्या इंक्लूड करवाएंगे, स्पीड। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार ए, let the speed of car A is equal to x kilometer per hour. Let the speed of car B equal to y kilometer per hour. अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनती है, ठीक है। हम लिखेंगे according to question, if they move in same direction, ये सारा चीज आप बना लेना, लेकिन आपने अगर लिखना है सेम डायरेक्शन में मूव किया है, तो ए ने कितना ट्रैवल किया होगा, इसे पूरा लिख ही लो। अगर लिख लोगे ना तो ये चीज सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर मैं सबको ये वाला कर रही हूँ, यहाँ पे लिखो इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, कवर्ड बाय ए टिल मीटिंग पॉइंट सी। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पेपर में मत लिख कर आना, इसको अभी लिखोगे, बाद में जब भी रजिस्टर कभी खोलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, तो समझ में आएगा हमने किया क्या है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टिल मीटिंग पॉइंट सी, कितना डिस्टेंस है 5 आवर्स के लिए, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और हमने क्या था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है a की x, टाइम कितना है 5, तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका 5x किलोमीटर, ठीक है। 100 तो डिस्टेंस से फर्क है, उसने 100 नहीं कवर किया, 100 से ज्यादा कवर किया है, ठीक हो गया। b के डिस्टेंस और a के डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो 100 है, a ने b से 100 ज्यादा कवर किया, जितना भी डिस्टेंस होगा। हाँ, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया उसने, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम 5x, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय b टिल मीटिंग पॉइंट c क्या होगा 5y किलोमीटर, और अब हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, इनिशियल स्टार्ट जो था b को था 100 किलोमीटर का, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। इसकी जितनी स्टेटमेंट फॉर्म करनी मुश्किल है ना, उतना इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। क्या 5x माइनस 5y, डिस्टेंस कवर्ड बाय x a कितना था 5x, डिस्टेंस कवर्ड बाय b कितना था 5y, a का ये डिस्टेंस है कितना 5x, b का ये डिस्टेंस कितना है 5y, a ने कितना ज्यादा कवर किया है b से 100, ठीक है, बन गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, कितना छोटा है 100, समझ में आ गया। देखो ये इस तरह से है a b और c, ये 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं, ठीक है। a टू c डिस्टेंस आप कह रहे हो 5x, b टू c डिस्टेंस आप कह रहे हो 5y, और ये है 100। सो कैन आई से AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, लिख लो इस चीज को, समझने के लिए काम आएगा ये। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC है, तो कह सकते हो AB कितना है 100, BC कितना है 5y, AC कितना है 5। दिस इज वन वे जो मैंने यहाँ से इक्वेशन फॉर्म की है। अब समझ में आ गया, आपने AC को ब्रेक किया 100 5y, टोटल है 5x, हाँ जी समझ में आया, लिख लिया, समझ में आ गया। अभी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म हो गई, अब दूसरा समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, तो हमारी एक इक्वेशन तो ये आ गई है 5x माइनस 5y इज 100। अब हम क्या करेंगे, इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये देखो एक पॉइंट A B, डिस्टेंस तो है इनमें 100 किलोमीटर का ही, A इधर जा रहा है तो B कहाँ आएगा, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, तो A को जा रहे हैं B के पास, B को आना है A के पास, so they meet in how many hours, देखो 1 hour, if they move towards each other they meet in 1 hour, ठीक है। अब दोनों मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इस AB के स्ट्रेच पर ही कहीं मिलेंगे, तो लेट मी से C पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो A की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम तक चल रहा है ये 1 आवर के लिए, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा x किलोमीटर। ऐसे ही B ने भी 1 आवर का डिस्टेंस किया, ठीक है, y किलोमीटर, तो BC कितना हो जाएगा y किलोमीटर। और यहाँ हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, और एक है x प्लस y इज इक्वल टू 100।
या x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। x की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और जो बात हमने कही थी, बाहिर ने कही थी कि x की स्पीड ज्यादा होगी, x स्पीड ज्यादा होगी, तो वो भी है। x की स्पीड कितना ज्यादा है, 60 किलोमीटर पर आवर है, y से 20 ज्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखो इसको, लिख लिया मैंने कहा तो होगी। चलो बात करो। समझ में आ गया नहीं सबको? चलो